कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी अपना कार्यकाल नहीं कंप्लीट करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री, उनके कुंडली में बहुत प्रबल योग है। मूर्ख है, सब मूर्ख है, खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिजिटल क्राइसिस भी आएगा। सोना और चांदी खरीद के रख लीजिएगा, क्राइसिस आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। आज हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी घटना के घटने से पहले न्यूज़पेपर में तारीख के साथ उस घटना के बारे में छपवा देते हैं। शेयर मार्केट कब गिरने वाला है, कब उठने वाला है, उन्हें पहले से ही पता होता है। सोने के भाव कहां जाकर के रुकेंगे, इन्हें ये भी पहले से पता है। और पेट्रोल कितने रुपए बढ़ने वाला था, इसकी भविष्यवाणी भी इन्होंने पहले से ही कर दी थी। तो चलिए उनसे आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुमित आचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित आचार्य जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सुमित आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे यही बात करूंगी क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हैं वो आखिर कैसे सच हो जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की बात यह होती है कि अगर आप ग्रहों को बहुत सटीकता से समझते हैं और ग्रहों के चाल को, ग्रहों की दिशाओं को, तो आप बहुत सारी आगामी भविष्य में होने वाली बातों को जान लेते हैं। कुंडली गणेश के साथ में, कुंडली गणना के साथ में गणेश भी हैं, कुछ कृपा भी है, कुछ इंट्यूशन भी है और कुछ जो है वो ग्रहों की चाल है। जैसे ग्रहों की चाल का उदाहरण एक लेता हूं मैं कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में ट्रांजिट हुए थे और उनका ट्रांजिशन पूरब से पश्चिम की तरफ था। मैं इस बात को, शनि को बड़े बारीकी से स्टडी कर रहा था कि क्या कैसा करने वाला है। मैंने उसको स्टडी करके पहले ही बताया जनवरी में ही कि 2025 में आप देखेंगे कि 900 लोगों का आग में जल के देहात्याग हो जाएगा शनि के मीन राशि में आते ही। और शनि के मीन राशि में आने वाले दिन ही भूकंप आएगा। 29 मार्च को म्यांमार में भूकंप आया था, बहुत भयंकर। 29 मार्च के बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध खराब हुए थे, युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये भी जनवरी में इसकी भविष्यवाणी गई थी। जो अहमदाबाद में विमान हादसाग्रस्त हुआ था उसकी भविष्यवाणी गई थी। तो बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटी हैं, शनि को स्टडी करके आप बड़ी बड़ी, वो सारी बड़ी बड़ी घटनाओं को आप उसके अंदर अवलोकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके अंदर बारीकी है, आप सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। क्योंकि पुराण का काम ही है कि आने वाले भविष्य की गोद में क्या छुपा है, गर्भ में क्या छिपा है, उसको पहले जानना। मतलब ये जो घटनाएं होती हैं ये खगोलीय गणनाओं पर आधारित होती हैं? गणनाओं पर तो आधारित होती हैं, उसके साथ में इंट्यूशन भी बहुत काम करता है। इंट्यूशन भी बहुत काम रखता है। आपने हाल ही में ये भी भविष्यवाणी की थी कि 1 से 11 मई के बीच जो 11 मई से 16 जून के बीच में 16 आतंकवादी पकड़े जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। हमजा बुरहान मारा गया। हमजा बुरहान जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था वो मारा गया। और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड, 3 मास्टरमाइंड भारत के अंदर बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने पहुंचे थे, वो भी पकड़े गए। 21 मई को हमजा बुरहान, 22 मई को ये 3 आतंकवादी पकड़े गए। तो ये जो सारी घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में भी मैं 2025 से लोगों को आगाह कर रहा था, ऐसा ऐसा होगा। आने वाले भविष्य में लोगों को मैं यही बोलता हूँ, संदेश देता हूँ कि 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में विमानों में यात्रा ना करें, फ्लाइट टिकटें कैंसिल कराएं। और जो परिवार वाले इस वीडियो को देखते हैं, अपने फैमिली ग्रुप में ये वीडियो का क्लिप भेजें, सो दैट कि उनके घरों में रक्षा हो सके। जो विमान हादसाग्रस्त हो सकता है उसमें उनके परिवार वाले ना बैठे हों, मैं ये चाहता हूँ। चलिए अब कुछ पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि अब आने वाले समय पर सभी की नज़र है, यानी कि 2027 की इलेक्शंस। तो क्योंकि राजनीति में टाइमिंग जो है वो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, तो आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, क्योंकि अब राहुल गांधी का भी हस्तक्षेप हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से आखिर कौन ऐसा चेहरा है जिसका टाइम पलटने वाला है? टाइम पलटने वाले में अगर देखा जाए तो पलटता जैसा कुछ दिखता नहीं है वहां पे। योगी आदित्यनाथ जी ही पुनः अपनी कुर्सी पर विराजित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव बहुत समय से वापसी तो करना चाह रहे हैं और बार बार ये हवा भी उड़ती है। पिछले इलेक्शन में 2022 में जब इलेक्शन हुए थे तब भी हवा उड़ी थी। इस बार तो आएंगे अखिलेश यादव, लेकिन क्या अखिलेश यादव की ग्रह नक्षत्र इस समय उनका साथ नहीं दे रहे हैं क्या?
देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो अखिलेश जी का जो नाम है वो अ से शुरू होता है। अ मतलब मंगल का प्रतिनिधित्व होता है, और मंगल का प्रतिनिधित्व जो जो है, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पूर्वी प्रांत में जो जिस प्रकार से ग्रहों ने गोचर करा है, उस समय मार्च के आसपास में मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में बैठे रहेंगे अप्रैल में। और कर्क राशि का जो मंगल है वो नीच का होता है, और नीच का अगर मंगल हो और कोई व्यक्ति मंगल से रूल्ड हो और कोई काम करना चाहे तो मंगल उसको परास्त कर देता है। ये बड़ा कारक रहेगा कि अखिलेश यादव जी का हार दिखाई देगा हमें यूपी में। अच्छा। और क्योंकि देखिए आपने अखिलेश यादव की बात की तो कहते हैं कि सत्ता में पहुंचने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए राजयोग होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो क्या विपक्ष का कोई ऐसा बड़ा नेता है जिसका अचानक से उदय हो सकता है? एक तो हुआ ना, राघव चड्ढा जी का हुआ उदय, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राघव चड्ढा जी को हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी विराजित देखेंगे, चाहे तो पंजाब चाहे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं राघव चड्ढा जी को आगे देखता हूं। और पंजाब के अंदर भगवा लहराता हुआ मैं देखता हूं 2027 में जो चुनाव होगा, 2027 का पंजाब का चुनाव, वहां पर भगवा लहराएगा, ऐसा भी योग मुझे दिखाई पड़ रहा है। मतलब राघव चड्ढा का बीजेपी ज्वाइन करना ये उनके ग्रहों में ही शामिल वो था? मैं पहले से, ये भी भविष्यवाणी मैंने पहले करी थी कि राघव चड्ढा जी भाजपा ज्वाइन करेंगे, और भाजपा ज्वाइन करके भी आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसा तो नहीं है आपका कोई संपर्क है बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भविष्यफल से मतलब है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि चुनाव से पहले अक्सर दल बदल, अंदरूनी बगावत, बड़े राजनीतिक उलटफेर ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो क्या ग्रहों की चाल संकेत देती है कि 2027 से पहले कोई बड़ा उलटफेर होगा या फिर अंदरूनी कई बगावत? सारे 27 से पहले का तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जरूर मैं बताऊंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। वो भी केंद्र में नीतीश कुमार जी की तरह ही वो आएंगे और वहां पर राज्यसभा के सांसद बनेंगे। इसी प्रकार से जब बात की जाए मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी अपना कार्यकाल नहीं कंप्लीट करेंगे, केंद्र में राज्यसभा में सांसद बनने का योग है आने वाले भविष्य में। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। अल्पकालीन योगों में उन्होंने शपथ ग्रहण करा था, और अल्पकालीन जो योग होते हैं जब शपथ उसमें लिया जाता है तो कार्यकाल पूरा नहीं चलता। ये क्या होते हैं अल्पकालीन योग? ये अस्थिर योग होते हैं जिसमें जो शुभ ग्रह होते हैं पाप ग्रहों से घिरे रहते हैं, शुभ ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं, वैसे में अल्पकालीन योग बनता है। कभी लग्न और कुंडली का केंद्र जब कमजोर पड़ जाए तो भी अल्पकालीन योग बनता है। क्या कोई ऐसा नेता है जो अभी तो शांत दिखाई देता है लेकिन उसकी कुंडली में राजा बनने का योग लिखा है? हाँ, हेमंत विश्व शर्मा जी, असम के मुख्यमंत्री, उनके कुंडली में बहुत प्रबल योग है राजा बनने का। यानी कि केंद्र में जिस प्रकार से बड़े नाम देखते हैं, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, उस प्रकार के बड़े नामों की सूची में वो आते हुए दिखाई पड़े। तो हेमंता विश्व शर्मा ही क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कोई आएगा। नहीं, आते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमेशा हर किसी के जीवन में राजयोग आता है, हमेशा उलटफेर जीवन में चलता रहता है, हर किसी को एक मौका मिलता है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। आज अगर दिन है तो रात भी आएगा, रात है तो दिन भी होगा। राजयोग क्या है और क्या मतलब ग्रहों की स्थिति आखिर किसी की कुंडली में कैसी होनी चाहिए कि उसको पता हो कि हमारा राजयोग आने वाला है? ग्रहों की स्थितियां बहुत प्रकार के राजयोग होते हैं। अगर देखा जाए, शनि कुंडली में शनि उच्च का है, केंद्र में बैठा हुआ है, राजयोग बनाता है। बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ उनका संबंध है, तो गजकेशरी राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार हंस राजयोग, हंस महापुरुष योग हो जाता है। इसी प्रकार शश राजयोग हो जाता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग हो जाता है। तो बहुत प्रकार के राजयोग कुंडली में निर्माण होते हैं, और जिसके कुंडली में राजयोग है वो अपना खुद का काम करता है तो ज्यादा वो सफल होता है। राजयोग है कुंडली में और जॉब कर रहे हैं, सफल कभी नहीं होंगे। तो अभी आपने राजयोग का बताया, और आपने ये भी बताया कि जो नौकरी कर रहे हैं वो उनकी लाइफ में लिखा है कि उनको अपना काम करके ही सफलता हासिल होगी, तभी राजयोग उनकी कुंडली में दिखेगा। तो ये कैसे इंसान पहचानेगी सामने वाला कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं है, और राजयोग लिखा हुआ है उसकी कुंडली में? जिनकी कुंडली में राजयोग होता है वो नौकरी में सफल नहीं हो सकते। उनको बिजनेस करना पड़ता है या अपना खुद का काम करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। नौकरी में अगर पहचानना चाहते हैं कि उनके जीवन में राजयोग है या नहीं, आप देखेंगे बॉस के साथ हमेशा मतभेद चलेगा। उन्होंने कुछ नहीं करा होता है लेकिन बिना मतलब का बॉस उनके पीछे पड़ा रहेगा। उनको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, राजयोग है क्या।
और नौकरी छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। और वहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि वो एक शेर है और पहले से एक शेर पहले बैठा हुआ है कुर्सी पर, बॉस उनका, और उनका प्रेजेंस, उनकी ऑरा ऐसी हो जाती है कि वो बॉस उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इसीलिए इतना क्लैश, इतना मतभेद होता है कि व्यक्ति का जीवन ऐसा तैसा रहता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत बिजनेस करना चाहिए। अब ऐसे लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं अगर वो जॉब कर रहे हैं तो। फिर तो जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनका सभी का अपने बॉस के साथ मतभेद ही चल रहा है। नहीं, सभी का नहीं चल रहा, लेकिन प्रॉपर मतभेद चलता है। प्रॉपरली ऐसा लगता है कि बॉस ही अलग से पीछे, ना कुछ करते हुए भी हाँ, पीछे कुछ पड़ ना करते हुए भी बॉस पीछे पड़े रहते हैं। तो वैसे लोगों का समझ के चलिएगा राजयोग हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है क्योंकि कुंडली दिखवाने का विषय है। अगर कुंडली में निकल गया, इमीडिएटली बता रहा हूँ, आप जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा तुरंत आपके पास बड़ा पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुंडली दिखाए बिना भी उसके, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली में लिखा होता है पहले से सब कुछ, और क्या ऐसा नहीं होता कि हमारा माइंड अपने आप उधर ही को जाने लग जाए कि अब हमें लगता है कि ये काम कर देना चाहिए शुरू, और अपने आप ही आपका राजयोग बनता चला जाए। माइंड तो जाता है वहाँ पे, माइंड जा भी रहा होगा। जिनके लिए पॉलिटिक्स बना है उनका माइंड पॉलिटिक्स में जा रहा होगा, जिनके लिए बिजनेस बना है माइंड तो जा रहा होगा, लेकिन कर्म भी तो खुद करना है, और लोग कर्म नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि महाभारत के काल में भी माइंड तो अर्जुन का जा रहा था कि युद्ध तो लड़ना है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे थे। वो कर्म करने से पीछे हट रहे थे, वाण चलाने से पीछे हट रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आकर के उनको ज्ञान देते हैं, तब जाकर के वो वाण चला पाते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख पा रहे हैं, समझिए कि आपको वही ज्ञान प्राप्त हुआ है, और अभी से कुछ एक्शन लेने का समय है, कुछ बड़ा करने का समय है। क्योंकि जीवन आपका किसी के अंदर गुलामी खटने के लिए नहीं बनाता। जीवन बनाता कि आप कुछ बड़ा बनाएंगे, आप कुछ यहाँ पर निर्माण करेंगे और पृथ्वी को कुछ दे के जाएंगे, लोगों को कुछ दे के जाएंगे, नाम करके जाएंगे। वो नाम करने का समय अभी है। अच्छा, जैसे कि पॉलिटिक्स की मैं बात करी थी, तो क्या राजनीति में, क्योंकि राहु केतु सबसे बड़े निर्णायक ग्रह माने जाते हैं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है राजनीति में कि अचानक से कोई अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर आ जाए? होता ही होता है। राहु का भूमिका ही ऐसा है, राहु अचानक से देता है। जिसके कुंडली के 10वें भाव में राहु बैठा है, या राहु अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर राहु के साथ में 6 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, या 11 लिखा है, या 10 लिखा है, आपको राहु भर भर के अचानक से दे देगा, यानी अचानक पैसा आएगा। ऐसे लोगों को काला कपड़ा अधिक पहनने का सुझाव दिया जाता है। तो आपने काला कपड़ा इसीलिए पहन रखा है क्या? नहीं, मेरा कुछ और कारण है। मैंने काला इसलिए पहना है कि मैं तो हर कलरफुल कपड़ा पहनता हूँ, लेकिन काला ज़्यादा इसलिए पहनता है कि कुछ दिनों में मेरा वजन बढ़ गया। अच्छा। और इसको थोड़ा हिडन रहता है। मुझे लोगों ने कहा यार वाइट मत पहना करो, वाइट में ना ज़्यादा मोटे दिख रहे हो। तो काला थोड़ा वजन को दबाता है। और ये दुपट्टा डालने का पेट क्या छुपाने के लिए। सही मायने में बताओ तो ठंड के दिनों में कुछ लंबा लोग ओवरकोट। सोचेंगे कि शनि के प्रभाव को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए आपने काला पहन रखा। काला और पीला मुझे सूट करता है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि एक्चुअली काला पहनने के पीछे रीजन है कि मैं थोड़ा स्लिम दिखता हूँ उसमें, नहीं तो मैं बहुत मोटा दिखता हूँ बाकी कलर्स में। तो वैसे अच्छा, अगर रंगों की बात की जाए, आपने कहा कि आप ब्लैक वैसे तो इसलिए पहने कि आपको अपना मोटापा छुपाना है। वैसे मैं बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहती हूँ। मैंने भी साड़ी क्योंकि पहनी हुई है, कहते हैं कि साड़ी में महिलाएं मतलब अच्छी लगती है। तो खैर, ये जो रंगों का प्रभाव है, क्या ये सच में होता है? जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है आजमाते हुए कि संडे को लाल पहन लेंगे, मंगलवार को लाल पहन लेंगे, शुक्रवार को मूर्ख है सफेद सब, पहन मूर्ख है। ये महामूर्खता है। आपको पता है कुंडली में कोई ग्रह आपका मारक है और कोई ग्रह आपका तारक है। मारक ग्रह का रंग पहनिए और मारक वाले दिन पहनिए, सही बता रहा हूँ, एक्सीडेंट तकरा देगा, आपको बर्बाद कर देगा। मान लीजिए आपका शनि मारक है और शनिवार को काला पहन के निकल रहे हैं, आएगी उधर से चलती हुई गाड़ी उड़ा देगी। मत करिए ऐसा काम। क्यों करते हैं? कहाँ पढ़ लिया आपने शास्त्र में कि इस दिन इस रंग को पहनना चाहिए? आप सोमवार को सफेद पहन रहे हैं, मान लीजिए चंद्रमा आपका मारक है, बाथरूम में फिसल के गिर जाइएगा, सर में चोट आ जाए। ऐसा भी होता है? मतलब एक्सीडेंट के अलावा भी कुछ हो सकता है कि मतलब अपने मारने काटने के बाद? अरे मारने के अलावा अगर देखा जाए तो दिमाग खराब रहेगा, चिड़चिड़ाए रहेंगे। सूर्य खराब है, आपने ऑरेंज या रेड कलर पहन लिया तो गुस्से में रहेंगे और अपना यश को, अपनी प्रतिष्ठा को भी आप खंडित कर देंगे।
अगर आपका मंगल खराब है, आपने रेड पहन लिया, आग से जलने का खतरा अलग और गुस्सा अलग। आपका बुध खराब है, आपने ग्रीन पहन लिया, घर से निकलिए ना, लड़ाई होना तय है। हाँ, तो आप रंगों को ऐसे मत पहनिए। रंगों को अगर पहनना है, रंगों का चुनाव करना है, तो मैं तरीका बताता हूँ। काला रंग आजकल सबका फेवरेट है। काला आपका फेवरेट है, अपनी कुंडली खुद खोलिए। आपका क्यों फेवरेट है, ये तो ऑडियंस को पता चल जाएगा। हाँ, मैंने बता दिया ऑलरेडी, बट अपनी कुंडली खोलिए और कुंडली में देखिए ना शनि कहाँ बैठा है। अगर शनि, देखिए शनि के साथ में हर नंबर के साथ में एक राशि लगी होती है, लेकिन मैं सीधा नंबर बताता हूँ, आपको राशि नहीं पता होगा इसलिए मैं नंबर बताता हूँ। शनि के साथ में अगर आप देखिए 11 लिखा है, यानी कुंभ राशि, आप काला पहनिए, आपको सूट करेगा। शनि के साथ में 6 लिखा शनि है, के साथ में 11 लिखा हुआ। हाँ 11 लिखा है शनि के साथ में। शनि जिस भी घर में है 11 लिखा है वहां पे, आपको काला सूट करेगा। आपको शनि के साथ में 6 लिखा है, 3 लिखा है, शनि के साथ में 7 लिखा है, आपको काला सूट करेगा। शनि के साथ में 10 लिखा है, काला सूट करेगा। अन्यथा काला मत पहनिएगा, आपको भारी नुकसान देगा। अगर आपको व्हाइट पहनना है तो कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा के साथ में 2 लिखा है, चंद्रमा के साथ में 5 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है। आप व्हाइट पहनिए, आपको व्हाइट बहुत सूट करेगा, आपको राजा बना देगा। लेकिन अगर इसके अलावा व्हाइट पहनते हैं तो बर्बाद भी हो जाइएगा। अगर आपको ग्रीन पहनना है तो बुध के साथ में देखिए कि 3 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है या 11 लिखा है, आप ग्रीन पहनिए, अन्यथा मत पहनिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। हाँ, 5 और 1 भी लिखा हो बुध के साथ तो भी आप ग्रीन पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको रेड पहनना है, रेड पहनने के लिए मंगल देखिए ना कुंडली में कहाँ बैठा है। मंगल के साथ में 1 है, 8 है, 10 है, तो आप रेड पहनिए। 5 भी है तो भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप लाल पहनते हैं तो बहुत भारी नुकसान होगा। अगर आपको पीला पहनना है तो बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति के साथ में 9 है, 12 है, 4 है, 2 है, आप येलो पहनिए, अन्यथा मत पहनिए, नुकसान देगा। इसी के साथ में अगर आपको मेन कलर्स हो गए ब्लैक और ब्लू, शनि के साथ चलेगा। ब्लैक और ब्लू के शेड्स जितने जाएंगे, अच्छा, ब्लू राहु का भी माना जाता है। ब्लू राहु का माना जाता है, लेकिन गोमेद भी राहु का है। तो राहु हालांकि छाया ग्रह है, तो राहु और केतु के लिए अलग से आपको रंगों का चुनाव नहीं करना। नहीं, जो मूल ग्रहों का है और जो मूल रंगों का मैंने बता दिया, उसी के शेड। शुक्रवार को लोग गुलाबी भी पहन लेते हैं। शुक्रवार को गुलाबी पहन सकते हैं। शुक्र का प्रतिनिधित्व क्रीम कलर ज्यादा करेगा, सिल्वर कलर ज्यादा प्रतिनिधित्व करेगा। ओपल जो रंग, जो स्टोन आता है, उससे संबंधित जो कलर्स होते हैं वो ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। गुलाबी लोग लक्ष्मी माता को आकर्षित करने के लिए पहनते हैं, किसी ग्रह विशेष के लिए नहीं पहनते। तो हालांकि मैं तो मना करूंगा कि शुक्रवार को गुलाबी ना पहन करके शुक्रवार को सफेद पहनिए। और जो सुहागन महिलाएं हैं वो सफेद तो बिल्कुल ना पहने, उनके लिए कोई ना कोई क्रीम कलर का शेड आप पहन सकते हैं, उसमें कोई रंग हो वैसा चुनाव करके पहने। तो जैसे सोमवार को सफेद, फिर मंगलवार को लाल, ये नहीं करना है, नहीं करना है, बहुत बड़ी मूर्खता है। आप देखिए ना, महाभारत का युद्ध आपने देखा था, अर्जुन को सर से लेके पैर तक चांदी में ढका देखा। सोना नहीं पहन सकते थे क्या? उस समय तो किलो से तौल के सोना खरीदते थे। तो सोना तो पहन सकते थे अर्जुन पूरे सर से लेके पैर तक, लेकिन चांदी क्यों? हर किसी के साथ में एक कोई धातु चलता है या एक कोई रत्न। आपने दुनिया भर के लोगों को देखा होगा, हाथ में 50-50 रत्न पहने रहते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और मेरे कई सारे ग्रह उच्च के हैं। मैंने कितने रत्न पहने हैं? एक भी रत्न नहीं है, मैंने धातु पहना हुआ है। स्वर्ण मेरे साथ ठीक चलता है। बाकी जब रत्नों का सुझाव दिया जाए तो 1 से ज्यादा रत्न या 2 से ज्यादा रत्न मैंने किसी की कुंडली में नहीं देखा कि पहनने का उसको अधिकार होगा। ये जो 4-4 पहनते हैं उनका जीवन सबसे ज्यादा खराब रहता है। ये 4 रत्न 5 रत्न जो पहन के घूमते हैं, ये गलत सुझाव का नतीजा होता है और गलत ज्योतिषीय गणना का नतीजा होता है। एक कुंडली को आपने एक बार ऐसे देखा तो आपने देख लिया ये ग्रह उच्च का है, ये नीच का है, आपने लग्नेश के हिसाब से रत्न पहना दिया। नहीं, जब कुंडली मैं बनाता हूं तो मैं एक कुंडली को 12 बार रोटेट करता हूं। हर प्लैनेट को 12 बार लग्न पे बैठाऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि पूरी कुंडली कैसी बनती है। तब डिसाइड होगा कौन सा रत्न उसके साथ जाएगा। 12 बार कोई रत्न पास कर जाए, 12 टेस्ट अगर एक रत्न पास कर रहा है तब रत्न पहनना है, अन्यथा नहीं पहनना है। ये कैसे होता है 12 आप? वो आम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए ज्योतिषाचार्यों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको 1 या 2 से ज्यादा रत्न बोला है तो संशय में पड़ जाइएगा। संभव ही नहीं है कि कोई रत्न 12 टेस्ट सफल हो पाए। ज्योतिषाचार्य बदल दीजिए। तो रत्न क्या हमारी जिंदगी में सच में असर करते हैं? रत्न असर करते हैं हमारी जिंदगी में।
बहुत ज़्यादा असर करते हैं। अगर खराब रत्न होगा तो मृत्यु दे सकता है, और अच्छा है तो राजा बना सकता है। अच्छा। लेकिन निर्भर करता है कि सही से आकलन किया जाए, रत्नों को 12-15 टेस्ट से गुजारा जाए कुंडली में, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ राजा बनाने वाला रत्न एक ही होता है। उसके कुंडली में जब योग प्रबल हो और वो रत्न उसको सपोर्ट कर देता है। अच्छा, ये चिड़िया अपने हाथ में ली हुई है, ये किस धातु की है? और ये हमेशा मैंने आपको लिए हुए देखा है। ये पीतल का है हाँ। और ये नीलकंठ है। नीलकंठ कहते हैं मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, भगवान शंकर का प्रतीक होता है। और मुझे त्रिशूल लेके चलना था, लेकिन फ्लाइटों में त्रिशूल ले जाने मना करते हैं। तो ये एक प्रकार से शस्त्र है, हर सनातनी को अपने साथ एक शस्त्र रखना चाहिए। अच्छा, एक तरह से ये शस्त्र है, मतलब शस्त्र भी है, ये 3 शस्त्र इसमें है। हाँ बन जाते हैं। हाँ। ट्राइडेंट की तरह ये दिख रहा है। हाँ, ये शस्त्र है, और शस्त्र हर सनातनी को अपने पास रखना चाहिए। ऐसा क्यों? शस्त्र भगवती का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। जिस प्रकार देवी देवता अपने साथ शस्त्र लेके चलते हैं, उसी प्रकार हर किसी को अपने साथ एक शस्त्र जरूर रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब मैं हर जगह देखती हूँ कि आजकल नज़र इज़ रियल, ये रील्स बहुत वायरल होती हैं। बजा कर रखिए नज़र इज़ रियल, फोटो कोई कपल डालता है तो बताता है कि नज़र लग गई, आज झगड़ा हुआ, मतलब कई लोगों को तो तलाक तक हो जाता है। अच्छी खासी हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। तो क्या नज़र इज़ रियल? नज़र लगता है, और लोगों को नज़र से सावधान रहना चाहिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपके ऊपर नज़र लगी है तो आप पता कैसे कर सकते हैं और उतार कैसे सकते हैं। शनिवार की रात को लाल रंग का जो कलावा धागा हाथ में बांधते हैं वो लीजिए, अपने सर से लेके पांव तक उस धागे को नापिए, और नाप करके अपनी चौखट पर वो धागा बांध दीजिए। रात के समय करना है, घर के चौखट पर लपेट देना उस धागे को, और लपेट करके सो जाइए। रविवार की सुबह सुबह उठिए और पैर से लेके सर तक धागे को वापस नापिए। अगर वो धागा आपकी हाइट से ज़्यादा लंबा मिलता है, समझिए बहुत भारी तंत्र आपके ऊपर हुआ है। और अगर वो धागा छोटा मिलता है आपकी हाइट से, तब सब कुछ ठीक है, या बराबर मिलता है तो भी ठीक है। अगर लगता है तंत्र हुआ है, उस धागे को तुरंत सरसों के तेल में डुबाइए और दिया जला दीजिए। दिया जला करके जब वो राख बचेगा, पूरा धागा जलने के बाद, उस राख को जाके चौराहे पे फेंक आइए और उल्टे पैर अपने घर वापस लौट आइए, बिना पीछे मुड़े। मतलब पीठ करके उसके तरफ आप वापस अपने घर चले आइए। जो भी नजर या जो क्रिया आपके ऊपर हो रखा होगा वो हट जाएगा तत्क्षण आपके ऊपर से। मतलब उस धागे को दिए के साथ जला देना है। दिए के साथ जला देना है, और उसका राख को आपको सड़क पे फेंकाना है, चौराहे पे। अब चलिए देश दुनिया युद्ध और अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। क्या देश, मतलब क्या दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? देखिए, जब तक मन से ये गुलामी हट ना जाए लोगों के, कि यूरोप जब तक लड़ेगा नहीं, इसको विश्व युद्ध नहीं मानेंगे। इतने सारे देश इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस वॉर में, फिर भी इसको विश्व युद्ध घोषित नहीं कर रहे हैं। लोग केवल यूरोप का इंतजार कर रहे हैं कि यूरोप नहीं लड़ रहा। यूरोप की गुलामी कहीं ना कहीं से लोग कर रहे हैं। मैं इसको विश्व युद्ध ही मानता हूँ। अभी भी कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, अभी कर ही रहे हैं। तभी जब तक वो गोरे युद्ध नहीं करेंगे तब तक इसको युद्ध नहीं मानेंगे, तब तक इसको विश्व युद्ध क्यों नहीं मानेंगे। इसमें इतने सारे कंट्रीज लड़ रहे हैं, दुनिया भर में क्राइसिस हो रहा है, और इसको फिर भी विश्व युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूरोप नहीं लड़ रहा है। जाइए, एक भविष्यवाणी इसके साथ और मैं करता हूँ। एक मैंने भविष्यफल देखा है कि 13 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2026 के बीच में यूरोप के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होंगे, और वहां पे भी युद्ध छिड़ेगा और मिसाइलें और गोलियां चलती हुई दिखाई पड़ती हैं यूरोप में। यूरोप में? हाँ। तो देखिए, अभी जो फिलहाल जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा तनाव बढ़ चुका है, युद्ध और वैश्विक तनाव बढ़ चुका है, और इसका सीधा असर जो है आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, आम आदमी की किचन पर पड़ रहा है। तो पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से राहत आखिर कब मिलेगी? देखिए, मैंने लोगों को ये कहा कि सोना और चांदी खरीद के रख लीजिएगा, क्राइसिस आने वाला है। मैंने लोगों को ये भी कहा था कि सोलर पैनल्स व्यवस्था करके रख लीजिएगा, क्राइसिस आने वाला है 2026 में। बिजली संकट भी पड़ेगा? बिजली संकट भी पड़ने का योग है। तभी मैंने कहा लोगों को कि ये सब व्यवस्था गृत कर लीजिएगा। 2032 तक ये युद्ध रुकने नहीं वाला,
किसी ना किसी कारण से बार बार छिड़ेगा। ये कोई क्षणिक खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, ये बढ़ता जाएगा और ईंधन की समस्या पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलेगी और फूड क्राइसिस भी 2027 में देखने के लिए मिलेगा। खाने का सामान क्राइसिस 2027 में अगले साल। हाँ, खाने के सामान महंगे हो जाएंगे और महंगे होने के कारण कई सारे ऐसे तबके होंगे जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए महंगा होगा और महामारी और भूखमरी ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी 2027 में। 2030 में नया वायरस आउटब्रेक भी होगा। भारत के लिए कर रहे हैं, ये भारत के लिए भी है और अनन्य कई सारे देशों में भी ये चीज देखने के लिए मिलेगी, भूखमरी का खतरा। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हालात हुए थे उसका तो इंडिया ने बहुत मजाक उड़ाया था, तो भारत में भी ऐसा होने वाला है कि आटा लेने के लिए भी लोग तरस जाएंगे। गरीबों के साथ बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब जिनके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है, हाँ, उनके लिए ऐसा होगा। और रिच क्लास और अपर मिडिल क्लास को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास को फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास को ये भी फर्क पड़ेगा कि जो मिड लेवल के जॉब्स होते हैं उसमें शेडिंग होगी और बहुत भारी मात्रा में जॉब की क्राइसिस आएगी। यानी लोग जो अभी कार्यरत हैं अलग अलग जॉबों में, उनके साथ क्राइसिस आ सकती है, जॉबलेस हो सकते हैं अचानक से। बढ़िया ये होगा कि 2026 में ही अल्टरनेटिव बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू करिए, कोई स्टार्टअप पे काम करना शुरू करिए, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है और आपका परिवार का जो न्यू है, अगर किसी बॉस के हाथ में उसकी चाबी है तो वो बॉस कभी भी उस चाबी को फेंक सकता है। किसी को अपने परिवार का एक्सेस ज़्यादा मत दीजिए, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति का एक्सेस अपने बॉस को मत दे के रखिए, अपने पास एक बैकअप प्लान तैयार रखिएगा। बहुत भारी मात्रा में एम्प्लॉयज़ की शेडिंग होगी और वो शेडिंग आने वाले समय में एक बड़े क्राइसिस को जन्म देगी। सोना और चांदी ऑलरेडी लोगों के हाथ से निकल चुका है और अगस्त के महीने तक सोना और महंगा हो जाएगा। मैं तो ये भी सलाह देता हूँ कि सोना और चांदी खरीद करके अपने पास स्टॉक रखिएगा, आने वाले समय में वो काम देगा। अच्छा, स्टॉक के रूप में खरीद कर? बिल्कुल, स्टॉक मतलब डिजिटल नहीं, डिजिटल कुछ मत रखिए, ना डिजिटली पैसा रखना है, ना डिजिटली गोल्ड, ना सिल्वर, ना कुछ। ऐसा क्यों? आपको, क्योंकि डिजिटल क्राइसिस भी आएगा, इंटरनेट से रिलेटेड क्राइसिस आएगा। अच्छा। और बड़ा जल्दी आएगा। तो ये जो क्राइसिस का समय आएगा, हम कब तक देख अभी बैंकों से रिलेटेड कुछ नुकसान का योग मैंने निकाल भी रखा है। क्योंकि सोना चांदी खरीदना आज लोगों के लिए सपना है और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे लोग स्टॉक के रूप में इसे रख सकते हैं? लोग स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में और दाम बढ़ जाएगा। अभी जितना है उतने से ज्यादा। ये दाम कहाँ तक रुकेगा जाकर? इस 2026 में 2 लाख के आसपास सोना पहुंच जाएगा, 40,000 और पहुंचेगा अपने मौजूदा रेट से। हाँ, मैंने एक अवधि निकाली है जिसमें बैंकों को लेकर के आपदा रहेगी। 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में बैंकों को लेकर के आपदा का योग है और यूरोप के अंदर एक ट्रिगर बटन दबेगा युद्ध का, वो भी 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में दबेगा। और इस अवधि में 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 की अवधि में शेयर मार्केट नीचे जाता हुआ दिखता है। 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 के बीच में फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी व्यक्ति का, फेमस चेहरे का अकाल मृत्यु होगा, चर्चित चेहरे का अकाल मृत्यु होगा। आयु से नहीं, जो कहते हैं बुढ़ापे से नहीं, अकाल, अचानक से, अकस्मात तरीके से, और वो बड़ा चर्चित विषय बनेगा क्योंकि चर्चित चेहरे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने ये अकाल मृत्यु वाली बात की है, मुझे एक नाम याद आ गया, सुशांत सिंह राजपूत का। तो क्या उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था? एकदम से वो सक्सेस पा रहे थे और आज वो बहुत ज़्यादा सक्सेस पा जाते हैं, लेकिन समय से पहले उनका चले जाना बहुत दुखद था और इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं, अकस्मात तरीके से। तो ऐसा क्या होता है, क्या ग्रहों की चाल हो जाती है आखिर आपकी कुंडली में? देखिए, मृत्यु को प्रिडिक्ट करना एक बड़ा गहन विषय है और इसमें ग्रहों की स्थिति को नॉर्मल बता देना ये संभव नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, तब मृत्यु के बारे में बात किया जा सकता है। ग्रहों के बारे में भी कुछ बात कर दूंगा, लोग अपनी अपनी मृत्यु निकाल करके डरने लग जाएंगे और गलत गणना करके डरेंगे। इसलिए इस विषय को गौण कर देते हैं हम लोग
और बात करते हैं 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में बंगाल के अंदर होने वाले अफरा तफरी का और तोड़फोड़ का। इसी बीच में 16 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तित होता हुआ भी दिखेगा। फिर 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में विमान हादसाग्रस्त होगा जिसमें हम किसी नेता को खो देंगे। जैसे अजीत पवार जी को हमने खोया था, उसी प्रकार कोई पॉलिटिशियन को हम खो सकते हैं। एक अवधि और मैंने देखा है 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में दंगा होगा और 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में दिल्ली में आतंकवाद का घटना घट सकता है, दिल्ली एनसीआर में, और आतंकवादी पकड़े जाएंगे, बड़ी आतंकी साजिश को निरस्त किया जाएगा। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में कुछ और बड़ी घटना है, जैसे कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में दंगा होगा। और एक योग और है 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में, 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में बार बार विमान हादसाग्रस्त हो सकता है। विमान की टिकटें इस समय की कैंसिल करवाइएगा। और पश्चिम बंगाल में इस अवधि में सेना एक्टिव रहेगी। इसी बीच में दिल्ली में उपद्रव मचेगा, जैसे नोएडा वाला उपद्रव मचा था, वैसे दिल्ली में इस छोटे से ड्यूरेशन में 11 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में 2026 में उपद्रव मचेगा और भारी उपद्रव होगा। इसी बीच में इंटरनेट से रिलेटेड संकट देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेट से रिलेटेड संकट के बारे में पूछना चाहते हैं। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में इंटरनेट का संकट हो सकता है। हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। संभव है कि संकट होगा, और चीन में तो इंटरनेट बैन होगा, ये तय है। इंटरनेट बैन हो जाएगा उस टाइम पर चीन में? हाँ, इंटरनेट बैन रहेगा वहां पर, और वहां पर मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन भी हो रहा होगा, यानी जनता के साथ अन्याय हो रहा होगा और जनता उस चीज को इंटरनेट पर नहीं ला पाएगी। अच्छा, और भारत में भी ऐसा हो सकता है? भारत में भी इंटरनेट का संकट होने का योग तो है। मतलब हम इंटरनेट का उपयोग उस समय नहीं कर पाएंगे? कई जगहों पर इंटरनेट से रिलेटेड चीजों का क्राइसिस आ जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आने वाले समय में, जैसे कि आपने इस संकट के बारे में बताया, लोग ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे सुरक्षित निवेश क्या रहेगा, सोना, शेयर बाजार या फिर प्रॉपर्टी? देखिए, महाभारत में पांडव द्रौपदी खो चुके थे जुए में। शेयर बाजार से दूर रहना 2032 तक, क्योंकि ये जो योग है उस समय भी यही हुआ था। महाभारत के भीष्म पर्व में आप देखेंगे, एक पक्ष में जब दो ग्रहण लगते हैं तो विध्वंस मचता है और जुए में हानि होती है, लोगों को हानि होता है, और दुनिया की आधी आबादी उस समय खत्म हो गई थी महाभारत में। इस बार भी एक ही पक्ष में दो ग्रहण लगे हैं। गौरतलब यह है कि कुछ बड़ा घट सकता है, परेशानी वाला बात हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या बिटकॉइन आदि में पैसा लगाते हैं। इन चीज़ों से दूर रहिएगा, तब जाकर के आपका कुछ भला होगा। अच्छा, तो मतलब क्योंकि शेयर बाजार में लगातार ये देखा जा रहा है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी उठ जाता है, कभी बहुत ज्यादा, तो ये कब तक ठीक हो पाएगा? शेयर बाजार अभी पूरे साल अप एंड डाउन चलता रहेगा उसमें, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी है, पैसा मत लगाइएगा, आपका भाग्य भी उससे खराब होगा। मैं एक बात बताता हूं आपको कि शेयर मार्केट के अंदर 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में शेयर मार्केट में कोई झूठा खबर फैलेगा जिसको लेकर के लोग उसमें भारी निवेश करेंगे, और भारी निवेश करने के बाद वो मार्केट अचानक क्रैश करेगा जिसमें लोगों का पैसा डूबेगा। अक्टूबर, हाँ, 16 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 12 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2026 के बीच में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी बीच में जनता भारी मात्रा में स्थानांतरित होगी, और इसी बीच में 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में उत्तरी भारत में भारी भूकंप आने का योग है। अच्छा, मतलब इधर नॉर्थ में? जी। अच्छा, तो मतलब जितने भी निवेशक हैं इस युद्ध और मंदी के दौर में, उन्हें डरना चाहिए या फिर कोई बहुत तेजी आने वाली है? तेजी नहीं आने वाली है, इसमें नुकसान होने वाला है। खाली सोना चांदी का फिजिकल स्टॉक है तो उसमें निवेश करना भी उचित रहेगा। फिजिकल स्टॉक मतलब उसको भी डिजिटल स्टॉक में ना? डिजिटल नहीं, रियल। अच्छा, रियल में रखिए। तो और ये जो संकट है ये कब तक रहेगा, इससे कब तक निजात मिल पाएगी? ये संकट अभी 2032 तक है।
2032 तक, यानी शनि जब तक मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ये संकट रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब युवाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, युवा करियर और भविष्य के बारे में। जो युवा इस वक्त मंदी, नौकरी संकट और करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए क्या ज्योतिषीय सलाह देना चाहेंगे आप? जो युवा करियर को लेकर के परेशान हैं उनके लिए ये मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप रात्रि के समय में महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करिए। चाहे तो ललिता सहस्त्रनाम को रात के समय सुनिए, 11 बजे रात के बाद। ये करिएगा तो बहुत ज्यादा धन का प्राप्ति आपको होगा, नए नए धन योग बनेंगे। ध्यान रहे, रात को 11 बजे से लेकर के 3 बजे रात के बीच में आपको ललिता सहस्त्रनाम सुनना है, चाहे पढ़ना है, देवी का ध्यान करते हुए। एक भी दिन रुकना नहीं चाहिए, 90 दिन तक लगातार करिएगा। 3 महीना लगातार जाना चाहिए। ऐसे 108 दिन का नियम है, कम से कम 90 दिन तक कोई खंडित नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि किसी रात को आप सो गए बिना सुने, और जब सुन रहे हैं तो बैठेंगे और बैठ करके ध्यान से सुनेंगे, उस बीच कोई और काम नहीं करेंगे। ध्यान आपका ललिता सहस्त्रनाम पे होना चाहिए, चाहे पढ़ सकते हैं। और ये कितने दिन तक करना है? 3 महीना। 3 महीने तक करना है, ये नियम है, इसको फॉलो करना होगा। इस समय AI काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, और सोशल मीडिया हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी सेक्टर हो। तो क्या आने वाले समय में युवाओं के लिए AI, IT, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्टार्टअप, कौन सा बेहतर रहेगा? स्टार्टअप आने वाले मैन्युफैक्चरिंग और AI को सही से इस्तेमाल करना, ये तीनों क्षेत्र बढ़िया रहेंगे। क्या आने वाले 5 साल युवाओं के लिए संघर्ष के रहेंगे या फिर अवसरों के रहेंगे, ग्रहों के हिसाब से? अवसर हमेशा है, हर जगह अवसर है। आप अवसर को सही समय पे पकड़ते नहीं हैं, वहीं पे आपका नुकसान होता है। अवसर का समय अभी भी है, बहुत सारे अवसर हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। आपदा में भी अवसर निकल आता है। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है कि आप तुरंत कितना जल्दी एक्शन कर सकते हैं। तो क्या विदेश में आने वाले समय में नौकरी के अवसर ज़्यादा मजबूत होंगे, या फिर भारत में ही आने वाले समय में नौकरी के मजबूत अवसर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, नौकरी का अगर अवसर देखा जाए तो भारत के अंदर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा। विदेश में तो शेडिंग होगा अभी, और विदेश में एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा नियम अभी नहीं चलेगा। भारत लौटिए और भारत में काम करिए। आज के समाज में देखा जा रहा है कि रिश्तों में धोखा, अपराध, सुसाइड, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि कलयुग अपने चरम पर है, आप क्या कहते हैं? ये चरम नहीं है, अभी तो ये पहला चरण है, और कलयुग तो अभी आगे और बढ़ेगा। अच्छा। जहाँ तक बात रही ये गड़बड़ियाँ लोगों के जीवन में जो चल रही हैं, इसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो प्रति रात को जो सप्तऋषि तारा होते हैं, जो चम्मच के जैसा दिखते हैं, अर्सा मेजर कहते हैं उनको, उत्तर के आसमान में, उनका 2nd नंबर ऑफ तारे को देख करके रात को पति पत्नी छत पे जाके प्रणाम करें। उससे उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। और अगर वैवाहिक जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो गौरी और शंकर दोनों का एक फोटो होना चाहिए। मूर्ति घर पे नहीं रखते, इनका फोटो होना चाहिए, और उस फोटो के सामने बैठ करके भगवान गौरी शंकर का पूजा करें। वैसे तो इससे वैवाहिक जीवन बढ़िया होता है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव ऐसे हैं कि उनकी पूरे परिवार की पूजा की जाती है। हाँ, लेकिन उनके पूरे परिवार की मूर्ति घर पे नहीं रखी जाती है। अच्छा। अगर घर पे है तो परिवार आपका खंडित होगा, वैराग पाएगा। इनका मंदिर में सेवा होता है, या सन्यासी अपने घर पे रख सकते हैं। गृहस्थ व्यक्ति अगर इनको रखते हैं घर पे तो घर में उथल पुथल मचता है। शिव आगम ग्रंथ ऐसा कहता है, मैं नहीं कह रहा केवल। तो जिन लोगों की भी घर में गौरी शंकर की मूर्ति है, उनके परिवार की मूर्ति है, वो क्या करें, उनके लिए भी बताइए। उनको जल विसर्जित करिए तुरंत। और अगर जिनके परिवार में शंकर जी की भी मूर्ति है, उनको भी जल विसर्जित करिए। शंकर जी का मूर्ति घर पे नहीं रखते किसी भी रूप में। आजकल लोग आदि योगी रख रहे हैं घर में, मत रखिएगा, भारी नुकसान होगा। घर में कलेश बढ़ेगा। शंकर जी का प्राकट्य स्वरूप घर पे पूजने के लिए उनका विग्रह नहीं है, उनका फोटो आप रख सकते हैं। शिव अगम ग्रंथ में साफ साफ मना किया गया है। और इसके साथ ही अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग आजकल ये जो आकृति वाली आती है, जो काले पत्थर की ऊपर से लेकर नीचे तक डमरू वमरू सब बना रहता है, अर्घा पार्वती माता का हस्त कमल जिससे जल सामने गिरता है, वो भी उसी पत्थर में उखेरा हुआ रहता है। वैसा शिवलिंग घर पे नहीं रखते, उनको भी तुरंत विसर्जित करिए। आपको अगले दिन से शांति महसूस होगी। अगर आपको शिवलिंग रखना है तो नर्मदेश्वर रखिए, जो अंडाकार होते हैं पत्थर जैसे प्रॉपर, उनको पीतल का स्टैंड दे सकते हैं आप, उनको रखिए। चंद्रमौलेश्वर रखिए। लेकिन ये काले पत्थर वाले जो प्रॉपर बने होते हैं डिज़ाइन
मत रखिए, भारी नुकसान। अच्छा, अब हम वन लाइनर्स आपसे क्वेश्चन करेंगे। ज्योतिष के हिसाब से 2027 क्रांति, विनाश या फिर विकास? विनाश और विकास दोनों। तो 2027 का सबसे बड़ा किंग मेकर ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और राहु। बृहस्पति और राहु, ये कैसे? क्योंकि राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति इस साल के राजा हैं, 2083 संवत्सर के राजा, रौद्र संवत्सर के। क्या आने वाले चुनाव में जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी? नहीं, अभी भी जाति और धर्म का मामला है जो चलता रहेगा। राजनीति में किसका खेल ज्यादा चलता है, भाग्य, रणनीति या फिर जनता का मूड? रणनीति। क्या 2027 में कोई नया चेहरा देश की राजनीति का केंद्र बन सकता है? हेमंत विश्व शर्मा, असम के सीएम। वो केंद्र का चेहरा बन सकते हैं जी। क्या 2027 तक या फिर उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और 29 में वो फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी को क्षणिक संभालेंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति बनेंगे जी। ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट। आगामी समय में प्रधानमंत्री जी, मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे भारत के, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो फिर अगला आपने बोला कि क्षणिक प्रधानमंत्री बनेंगे, वो नहीं तो फिर कौन? योगी जी का योग बड़ा प्रबल है। उनका योग बड़ा प्रबल है। इसके अलावा कोई और चेहरा जिसे आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए? ऐसे चेहरे में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के सीएम, उनका भी योग बड़ा प्रबल है। लेकिन यहाँ पर योगी जी, फिर भी उनकी कुंडली ज़्यादा प्रबल होती है। उनकी कुंडली ज़्यादा प्रबल होती है। कोई ऐसा नेता भारत का जो बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बनने वाला है? ऑब्वियसली मोदी। ऑब्वियसली, ठीक है। और जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि फास्ट एक्ट करिए, मतलब सोच समझ के एक्शन लेना छोड़िए। और अगर दिमाग में है कुछ काम करने का आइडिया तो पहले उसको कर डालिए। आप 17 बार 20 बार फेल होने के लिए तैयार रहिए, लेकिन ये सोचते रहते हैं कि ये हो जाएगा तब करेंगे, वैसा मत करिए। फास्ट एक्ट करना ज़रूरी है, उससे आपको अनुभव प्राप्त होगा। मैटर नहीं करता है कि फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, मैटर ये करता है कि एक्सपीरियंस मिल रहा है और पता लग रहा है कि कहाँ फेल हो रहे हैं। तो एनालिसिस बाद में करना है, काम पहले करना है। कोई ऐसा मंत्र या उपाय आप बताना चाहेंगे कि जिससे किसी की भी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए? हाँ, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो तुलसी माता आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। एक उपाय बता देता हूँ। बृहस्पतिवार वाले दिन अपनी मनोकामना को तुलसी माता को बोलते हुए आप 5 बार जो हाथ में बांधने वाला कलावा है उसको उन पर लपेटेंगे, और धीरे धीरे लपेटेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का ही लपेट करके, और एक गांठ बांधना है। गांठ बांधते समय आप कहेंगे, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। आप गूगल कर लीजिएगा महाप्रसाद जननी मंत्र ऑफ तुलसी, तो आपको वो मंत्र मिल जाएगा। वो मंत्र को पढ़ना है, आप कहीं लिख लीजिएगा पेपर पर और उसको पढ़िएगा जब आप गांठ बांधने वाले होंगे तब, और मनोकामना कहिएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आचार्य जी, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद रहे और आपने ढेर सारी बातें की। तो फिलहाल आप इस पॉडकास्ट को देखिए और बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।